आज खास नजर मैटरनिटी लीव को लेकर महिलाएं क्यों पहुंच रही हैं अदालत के दरवाजे पर, और साथ ही मधुमिता शुक्ला हत्याकांड क्या है पूरा मामला। 20 साल पहले ये घटना हुई थी, तो इस पे डालेंगे नजर कुछ ही देर में। लेकिन शुरुआत करते हैं मैटरनिटी लीव मामले से। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि मैटरनिटी लीव के नियम के फायदे कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाली महिलाओं को भी मिलेंगे। अगर छुट्टी के समय कॉन्ट्रैक्ट की अवधि से आगे भी चला जाए तो तब भी कंपनी को इसका भुगतान करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला दिया कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के सेक्शन 3 और 5 के तहत सुनाया गया यह फैसला है। याचिकाकर्ता को 3 महीने के अंदर मैटरनिटी लीव के सारे फायदे देने को कहा गया है। दरअसल मामला कुछ इस तरह है। याचिकाकर्ता ने दिल्ली के जनकपुरी में एक अस्पताल में पैथोलॉजी डॉक्टर के रूप में ज्वाइन किया था। उसकी नियुक्ति 3 साल के लिए थी और हर साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होना था। 24 मई को याचिकाकर्ता ने मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन दिया, लेकिन अस्पताल ने बस उसे 11 जून तक के लिए ही लीव दी। अस्पताल का तर्क है कि 3 साल का करार पूरा हो जाने के बाद वो मैटरनिटी लीव की हकदार नहीं रह जाती। दिलचस्प ये है कि अस्पताल के फैसले के खिलाफ महिला जब अदालत गई तो उसकी याचिका खारिज कर दी गई। दिल्ली हाई कोर्ट से भी उसे राहत नहीं मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि मैटरनिटी लीव के फायदे सिर्फ स्थायी कर्मचारियों तक सीमित नहीं हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारियों के लिए भी ये अवकाश है। ये फैसला इसलिए भी अहम है कि भारत में ज्यादातर नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट वाली ही हैं और महिलाओं की नौकरियों का भी यही हाल है। यही नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में माना है कि मातृत्व अवकाश के फायदे किसी महिला की पहचान के मूल में है जो मां बनना चाहती है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि उसके रोजगार की प्रकृति की वजह से उसे इस लाभ से वंचित किया जाए। वैसे इसमें शक नहीं कि भारत में मैटरनिटी लीव को लेकर कानून बहुत स्पष्ट है। इंडियन मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के मुताबिक महिलाएं 6 महीने या 26 हफ्ते का मातृत्व अवकाश ले सकती हैं। इस छुट्टी का पूरा भुगतान कंपनी को करना होगा, लेकिन ये व्यवस्था पहले 2 बच्चों के लिए ही है। इसके बाद बच्चे हुए तो 3 महीने या फिर 12 हफ्ते की छुट्टी ही मिलेगी। दिलचस्प ये है कि महिलाओं के हक में दिखने वाली इस फैसले की सजा भी महिलाओं को ही भुगतनी पड़ती है। निजी क्षेत्र में उनकी नौकरियां घट रही हैं। यही नहीं, महिलाओं के लिए मां बनने के बाद नौकरी पर लौटना मुश्किल होता है। एक सर्वे के मुताबिक 73% भारतीय महिलाएं मां बनने के बाद नौकरी छोड़ देती हैं। जो नौकरी पर लौटती हैं उनमें भी 48% महिलाएं 4 महीने के बाद ही नौकरी छोड़ देती हैं। यही नहीं, 2017 में हुए संशोधन के बाद एक सर्वे में पाया गया कि 2019 तक 18 लाख महिलाओं की नौकरी जा सकती थी। और एक अन्य सर्वे में 8,500 से ज्यादा छोटी मंझौली कंपनियों ने मान लिया कि महिलाओं की भर्ती उनके यहां कम हुई है। तो हालत यह है कि महिलाओं की मैटरनिटी लीव देने के झंझट से बचने का तरीका है उन्हें नौकरी ही ना दी जाए। एक तरह से एक महिला विरोधी माहौल दिख रहा है, जिसकी छाया कई जगहों पर स्पष्ट दिखाई दे रही है। और इसी को लेकर कई महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर अदालत के दरवाजे पर हैं और इसी पर चर्चा कर रहे हैं आज। और हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, जगवती सांगमान जो महिला कार्यकर्ता हैं और शोभा गुप्ता वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की। आप दोनों का स्वागत है एनडीटीवी इंडिया में। आपने ये दोनों मामले सुने जगवती, सारे लॉज हैं, एक्ट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन अब भी महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए अदालत जाना पड़ रहा है। देखिए सिकता, सबसे पहले तो ये जो महिलाएं अदालत में गई है, मैं उनका अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि ये मुद्दा जो है बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो, चाहे परमानेंट हो, चाहे ठेके पर हो, चाहे वो कच्ची नौकरी पे हो, लेकिन जो महिलाओं का शरीर है जब वो मातृत्व की पूरी प्रक्रिया से गुजरती है तो उस समय पे उनकी जो जरूरतें हैं या जो छोटा बच्चा है जिसको वो जन्म देती है, ये एक नेशनल ड्यूटी है जिसको वो करती है। हमारी नस्ल जो है उसका नूतनीकरण मतलब ये महिलाएं करती हैं। ये केवल उनका कोई पर्सनल या डोमेस्टिक अफेयर नहीं है, इसके इंटरलिंकेज जो है वो देश के साथ भी जुड़े हुए हैं, उसकी प्रोडक्शन और उसका जो ग्रोथ है उसके साथ जुड़े हुए हैं।
तो ऐसे में चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे है तो भी उनको और बच्चे को दोनों को मातृत्व लाभ जो है वो उसी तरह के मिलने चाहिए जो आज हम जो परमानेंट नौकरी में जो है उनको देखते हैं, क्योंकि शारीरिक और बायोलॉजिकल जो नीड्स है माँ और बच्चे की वो तो इससे निर्धारित नहीं होती कि वो ठेके पे काम कर रही है या वो जी परमानेंट नौकरी के अंदर है। तो ये जो एक जगमती जी, आप ये कह रही हैं कि महिलाओं को अभी भी कंपनियां या फिर एम्प्लॉयर्स एक लायबिलिटी के तौर पर ही देखते हैं और उसी तरह का वर्कफोर्स वो मानते हैं, लेकिन ये बात भी लगातार साफ हो रही है शोभा गुप्ता की अगर कानून है और नियम हैं, सारी चीजें जगह पर हैं, ब्लैक एंड व्हाइट हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं को अपने अधिकार वर्क प्लेस में, अपने दफ्तरों में, अपने काम करने की जगह पर नहीं मिल रहे, इतना तो तय है। नहीं, मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखती हूँ, तो मैं इसको डिफरेंटली बोल लेती हूँ कि अगर आप काम पर आ गए हैं तो हम अपने आप को जेंडर कन्फाइन से बाहर निकाल लें और हम भी अपने आप को एक रेगुलर वर्कफोर्स की तरह ट्रीट करें, तो हम महिलाओं के लिए अलग से बात नहीं करेंगे। पर हाँ, देखिए, वायलेशन लॉ का होता है, ये तो फैक्ट है। और ऐसा नहीं है कि केवल महिलाएं आती है, बहुत सारे ऐसे भी इश्यूज होंगे जहां पर मेल एम्प्लॉयज को भी आना होता है। इंटरप्रिटेशन की बात है, यहाँ पर इंटरप्रिटेशन ये एक इशू था जो रेज हो सकता था एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। मेरे पास भी एज अ लॉयर अगर कोई आता तो मैं शायद बोल सकती थी कि देखिए, बट आपका पीरियड निकल चुका, अगर आपका 11 जून को आपका कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड एक्सपायर हो रहा है तो कैसे? जैसा अभी आपसे ये मिसेस जगमती बोल रही थी, ये बहुत सही बात है कि हेड्स ऑफ टू द डॉक्टर जो आई हैं, जिन्होंने केस सुप्रीम कोर्ट तक लिया, क्योंकि मुझे लगता है लिटिगेशन फीस से ज्यादा लग गई होगी जितना उन्होंने करा, पर उन्होंने एक लैंडमार्क डिसीजन ऑब्टेन कर लिया जो ये बोलता है तो क्या कि आपकी पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया बिकॉज आपका कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड खत्म हो गया। बट अगर आपकी मेटर्निटी लीव की रिक्वायरमेंट अराइज हो गई थी बिफोर दैट और आपने 12 महीने के दौरान में 80 दिन काम कर चुकी हैं, तो सेक्शन 5 रेड विद सेक्शन 12 आपका एंटाइटलमेंट जनरेट हो गया और फिर आपकी नौकरी चाहे टर्मिनेशन से गई हो, चाहे डिसमिसल से गई हो, चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड खत्म होने से गई हो, आपका वो एंटाइटलमेंट अफेक्ट नहीं होगा। अब ये एक लीगल इंटरप्रिटेशन का सवाल था जिसको दिल्ली हाईकोर्ट ने और कैट ने, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, दोनों ने ही इनके खिलाफ कंस्ट्रू किया। बट आई एम ग्लैड कि सुप्रीम कोर्ट आते आते वो इशू इनके फेवर में सेटल हुआ, फॉर दैट मैटर महिलाओं के फेवर में सेटल हुआ। और इतना सा है, जब हमको इतने बेनिफिट्स मिलते हैं और रिकॉग्नाइज होते हैं लेजिस्लेचर के थ्रू, कोर्ट्स के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, तो जब वर्कफोर्स की बात आती है तो हमको बहुत अच्छा आउटपुट देना चाहिए हमारी सर्विसेज का भी। मैं ये सबके लिए बोल रही हूँ एज अ विमेन। पर शोभा जी, आप जो बात कर रही हैं कि अगर आप वर्क प्लेस में हैं तो बराबरी की बात हो, सब एक ही मैदान में हैं और सब एक लेवल पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि महिलाओं के लिए ये उतना ही जरूरी है क्योंकि एक तरह से इस एक्ट ने प्राइमरी पेरेंट महिलाओं को ही बना दिया है और जो सारी जिम्मेदारी है महिलाओं पर ही होगी, थोप दी गई है इस एक्ट के जरिए भी, तो कहीं ना कहीं महिलाएं इससे निकल नहीं पाती हैं। नहीं, बट यही तो इसीलिए चलता है इश्यू की पैटर्निटी लीव्स की बात होती है कि पैटर्निटी लीव, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि बहुत बार अगर हम ये करते हैं ना कि हम बहुत ज्यादा विमेन सेंट्रिक चीजों की बात करते हैं और हर चीज को अलग करके देखना चाहते हैं अलग स्पेक्ट्रम से, कहीं हम अनजाने में अपना नुकसान कर लेते हैं। वो जो इक्वालिटी हम क्लेम करना चाह रहे हैं सबसे, उस इक्वालिटी से हम खुद को ट्रीट नहीं करते। तो ये इसका इंटरप्रिटेशन है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि पर्सन, एक मैन जिन्होंने लीव ली, जिन्होंने अडॉप्ट किया और कोर्ट में जाकर पैटर्निटी लीव क्लेम करी और कोर्ट ने पैटर्निटी लीव दी, तो इश्यू केवल इतना सा है, हाँ, अगर एज अ एम्प्लॉय ए आपको जरूरत लग रही है तो आप क्लेम करिए, आप मैन हो सकते हैं, विमेन हो सकते हैं। पर हाँ, मैटरनिटी एक्ट की जब बात हो रही तो उस मैटरनिटी में अगर एज अ सिंगल फादर आपने अडॉप्ट किया है, बात यह है कि आप उन प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए कैन यू क्लेम दैट, लॉ बननी चाहिए उस पर, इक्वालिटी वहां भी आनी चाहिए।
पर ये रिकॉग्निशन, इसको रिकॉग्निशन की तरह लिया जाए, एंटाइटलमेंट की तरह लिया जाए, फिलहाल बोझ की तरह मत लीजिए। जी बिल्कुल। जगमती जी, जो बात हम लगातार करें, जो बड़ी तस्वीर की बात हो रही है कि क्यों इतने मामले अदालत पहुंच रहे हैं, क्या इसका पालन कंपनियां नहीं करना चाहती हैं, या फिर इस एक्ट में ये भी कहा गया है कि जो संशोधन हुआ इस एक्ट में कि वर्क फ्रॉम होम की सुविधा महिलाओं को दी जानी चाहिए अगर वो इस ब्रेक पे जाना चाहती हैं, और या फिर इस ब्रेक से लौटने में उन्हें कुछ और वक्त लग रहा है, या फिर अपने दफ्तर में क्रैश बनाइए। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा जो आर्थिक जिम्मेदारी है वो कंपनियों पर आ गई है, तो एक तरह से वो अब हिचक रही हैं महिला वर्कफोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने एम्प्लॉय में जोड़ने के लिए। देखिए, ये जो प्रोविजंस नए किए भी जा रहे हैं, उनका जो पूरा लाभ है वो महिलाओं को नहीं मिलता है, क्योंकि उसके साथ बहुत तरह की कंडीशनैलिटीज भी वो लगाई जाती हैं। और बुनियादी रूप से जो सैद्धांतिक रूप से अगर सोचें तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाली महिलाएं हैं, उनकी जरूरतों की उपेक्षा, उनको डबली विक्टिमाइज कर रहे हैं। एक तो आप जो है वो जो जितना श्रम कर रही है, जितनी वो मेहनत कर रही है, उसका पहले से पे नहीं कर रही है, उनको श्रम कानूनों का लाभ नहीं मिलता है जो उनको प्रोटेक्ट करने वाले हैं। फिर जब वो बच्चे को जन्म दे रही है तो उस समय पे भी डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। असल में लार्जर लेवल पे ये जो कंपनीज हैं, इन्होंने भारत की महिलाओं को एक सस्ते श्रम के स्रोत के रूप में जो है वो अंडरलाइन किया हुआ है। तो वो चाहते हैं कि उनसे ज्यादा निचोड़ा जाए और कम से कम जो है उनको जो बेनिफिट्स हैं वो दिए जाएं। तो ये जो पूरी नीति जो है एक इसी के ऊपर, इसी को हम तो क्रिटिकली देखना चाहते हैं। ठीक है, माइक्रो लेवल पे कोई केस है, कहीं पे कोई नौकरी बचाने का उसको कोई खतरा है, वो एक अलग चीज है, लेकिन लार्जर लेवल पे, मैक्रो लेवल पे ये जो नजरिया है, ये जो दृष्टिकोण है, महिलाओं को एक सस्ते श्रम के स्रोत की तरह से देखना और फिर उनके जो भी लाभ उनको मिलने चाहिए एक कामकाजी महिला के रूप में, उनके ऊपर निरंतर कटौतियां करना। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, ये तो कच्ची है, ठेके पर है, ये जो चीजें हैं इनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है और इनको हटाए जाने की जरूरत है। जो इस तरह की शर्तें लगाई, अब 2 बच्चे तक मिलेगा आपको लाभ, भाई क्यों भाई? महिलाएं जो है, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, इतना सन प्रेफरेंस है जहाँ पे उसकी कीमत केवल महिलाओं से क्यों ली जाए, उनके स्वास्थ्य से। बिल्कुल। जब आप अगर लड़का नहीं होता है तो महिलाओं को छोड़ दिया जाता है, तो उनके मजबूरी होती है कि उसको घर में अपना अस्तित्व बना के रखना है, तो तीसरा बच्चा भी करना पड़ेगा। तो ये तमाम तरह की जो कर्टेलमेंट्स हैं, इन सब को हम ये समझते हैं कि डिस्कशन और डिस्कोर्स के घेरे में लाया जाना चाहिए। और अब 75 साल की आजादी हो चुकी, अमृतकाल जिसको कहते हैं, कह रहे हैं, तो उस समय के ऊपर कम से कम ये मानवीय जो चीजें हैं, जो आपकी मतलब पूरी रेस के, तो आप कह रही हैं कि महिलाओं को अब अधिकार ना मिले तो कब मिलेगा, जब कानून बन चुका है, संशोधन हो चुका है, और ऐसे में फिर क्यों बार बार अदालत जाकर अपने अधिकारों की मांग करें महिलाएं। शुक्रिया जगमती सांगवान और शोभा गुप्ता आपका इस चर्चा के लिए। तो तमाम मुद्दे और तमाम जो मामले हैं वो लगातार कोर्ट पहुंच रहे हैं, इसी पर नजर रखे हुए हैं हमारी सहयोगी वसुधा वेणुगोपाल। वसुधा के पास चलते हैं। वसुधा, इतने मामले अदालत आज के दिन जब पहुंच रहे हैं, तो एक बात तो तय है कि मैटरनिटी लीव एक्सेप्टेबल नहीं है इस वक्त एम्प्लॉयर्स को। बिल्कुल। प्रॉब्लम ये भी हो रहा है सिक्ता कि एक आजकल वर्ल्ड में एक शेयर्ड कॉस्ट यानी शेयर्ड बर्डन की बात हो रही है कि हमेशा माँ की जो कंपनी है उसी को सारा बर्डन उठाने की क्या जरूरत है। जो पिता की कंपनी है या जो कपल का जो दूसरा पार्ट है, उनकी कंपनी, उनके एम्प्लॉयर्स को भी ये जो है शेयर करने की जरूरत है, ये बात भी उठ रही है। और हमारे विश्व में ऐसे भी कुछ देश हैं जो इसके बारे में सोचते हैं, जबकि माना जाता है कि हमारा देश जो है 26 वीक्स
पैटर्निटी लीव देता है, ये बहुत बड़ी बात है, प्रोग्रेसिव है, लेकिन सरकार का इसमें रोल थोड़ा कम है, क्योंकि वो जैसे कि फाइनेंशियल या इंश्योरेंस सपोर्ट सरकार की तरफ से नहीं, ये एम्प्लॉयर की तरफ से होता है, राइट। तो इसी कारण एम्प्लॉयर्स को भी एक बर्डन तो है ही, और ये हमारे नंबर्स दर्शाते हैं कि 45% अगर हमारे इंडियन ग्रेजुएट्स महिलाएं हैं, उसमें से सिर्फ 10% का करियर जो है एक लॉन्ग टर्म रहता है। तो इसका मतलब ये है, और एसोचैम का एक स्टडी है जो कहता है कि 25% औरतें फर्स्ट बॉर्न के बाद नौकरी छोड़ देती हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी रुकावटें हैं जिसके कारण लेजिस्लेशन बनने के बावजूद वो करियर में आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। एक अच्छी बात है कि कोर्ट्स आजकल पैटर्निटी लीव की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि समाज में भी ये समाज को भी समझने की जरूरत है कि बच्चों को बड़ा करना सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें बाप का भी होता है। तो वो एक कोर्ट की तरफ से जब आता है तो बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट कल का जो केस था उसमें ये इंटरेस्टिंग बात थी कि जज ने ये कहा कि नेचर कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता कि तुम कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हो या फुल टर्म एम्प्लॉय हो या एड हॉक हो, तो आप कौन होते हो, ये डिस्क्रिमिनेट बिल्कुल एक और जो इसका पहलू है कि मैटरनिटी लीव में जाना एक स्ट्रगल होता है। वो लीव लेके आपको अपने एम्प्लॉयर से जाना है, जब आप वापस लौटते हो तब भी वो स्ट्रगल रहता है। प्रमोशन गैप्स होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ के गैप होते हैं, पे स्केल ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि आपका वो गैप आ गया है। तो वो स्ट्रगल लौटने के बाद भी एक महिला को फेस करना होता है। एब्सोल्युटली सिक्ता, मुझे लगता है कि मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट जो है 1961 का, उसके बाद जो अमेंड हुआ था 2016 और 2017 में जो पास हुआ था पार्लियामेंट के थ्रू, उसमें क्लियरली लिखा गया है कि काउंसलिंग की जरूरत है विमेन को, जो पोस्टमार्टम चीज होती है। उसके अलावा भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक अप्रेजल जो है, अप्रेजल सिस्टम आपका जो है वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हो। हमेशा हम देखते हैं कि औरतों में प्रमोशंस कम होता है, इसीलिए जेंडर पैरिटी पे में भी जो है हमें दिखता है ये चीज। तो इसके कारण पर ये चीजें जो हैं वो इम्प्लीमेंट होती नहीं है, इसीलिए प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशंस के बनने के बावजूद कंपनीज, एम्प्लॉयर्स एक वर्क अराउंड ढूंढ लेते हैं। और इसका सिर्फ हल यही है कि सरकार को एम्प्लॉयर्स के साथ, एम्प्लॉय यूनियन के साथ, वेलफेयर सोसाइटीज के साथ और विमेन के साथ बात करने की जरूरत है। जी शुक्रिया इस चर्चा के लिए वसुधा वेणुगोपाल, आपका भी।